ठीक है। चलिए, आपके जो है थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में हम लोग कर रहे हैं पेपर 2, और पेपर 2 की आप जानते हैं कि यूनिट 4 चल रही है, और उसमें जो है हम लोग सम्मिश्र समाकल कर रहे हैं। इससे पहले जो है मैंने आपको कोशी-गुरसा प्रमेय जो है करवाया था। ठीक है, आज जो है हम लोग सबसे पहले जो है करेंगे अनिश्चित समाकल। ठीक है, पहला जो है करेंगे अनिश्चित समाकल। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि इसमें जो है अनिश्चित समाकल तो ऐसे ही समाकल होता है, यहाँ पे हमको करने की कहाँ जरूरत है। लेकिन आप जानते हैं ना कि हम लोग जब किसी भी जो है वास्तविक फलन का जब समाकलन करते हैं तो किसी अंतराल के अंदर करते हैं। ठीक है, अंतराल के अंदर करते हैं। जैसे जो है इंटीग्रल मैंने लिख दिया, इंटीग्रल a to b, और इसको लिख दिया मैंने fx dx। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वास्तविक फलन जो है हमारा क्या होता है कि यहाँ से इस तरह से इस किसी भी अंतराल से जो है r तक जो है परिभाषित होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं f की बात करूं, fz की बात करूं, यानी कि सम्मिश्र फलन की बात करूं, तो ये जो है फलन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर तक। ठीक है, यानी कि जो है ये c से जो है वो c तक जो है परिभाषित होता है। तब जो है क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि c जो है कोई भी अगर इसमें से पॉइंट लेते हैं तो x प्लस आयोटा y आता है, और जिसको जो है अगर हमें ग्राफिकली बताना हो तो x y एक क्रमित युग्म मिलता है, जो कि किसमें मिलता है यहाँ पे हमको r क्रॉस r में। ठीक है, जो किसमें मिलता है r क्रॉस r में। तो अगर मान लीजिए कि इसका हमको समाकलन करना होता है तो इसके लिए हम लोग जो है पर्टिकुलर जो है कोई पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक लिमिट नहीं ले सकते। हम क्या करते थे, एक वक्र बना लेते थे। एक जो है यहाँ पे एक वक्र ले लेते, और वक्र के अंदर जो है, अभी मैं इसको जोड़ नहीं रही हूँ, ठीक है ना, मैंने जोड़ा नहीं है पूरा। एक वक्र ले लेते और उस वक्र के अंदर जो है इसका रेखा समाकल जो है वो ज्ञात करते थे। ठीक है, तो ये ऐसी चीज है। अब जो है यहाँ पे जो है बोलते हैं कि अनिश्चित समाकल। ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा फलन fz आपके विद्यमान हो जिसका मैं अवकलन करूं, ठीक है, कैपिटल fz जो है इस तरह से विद्यमान है, और जिसका अगर मैं अवकलन करूं और मुझे जो है fz मिल जाए, ठीक है, fz मिल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है इसका क्या है, निश्चित समाकल, यानी कि जिसको पूर्वर्ग भी कहते हैं या प्रति अवकलज भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए परिभाषा शुरू करते हैं। लिखेंगे कि माना फलन fz एकश सबद्ध प्रदेश, एकश सबद्ध प्रदेश जी में, प्रदेश जी में एक विश्लेषक एक मानी फलन है। एक विश्लेषक एक मानी फलन है। तो फलन कौन सा, कैपिटल fz स्मॉल fz का अनिश्चित समाकल कहलाता है। अनिश्चित समाकल कहलाता है यदि कैपिटल fz प्रदेश G में एक मानी फलन हो, एक मानी फलन हो, तथा f डैश z इज इक्वल टू fz फॉर ऑल z बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू G। अब देखिए ये अनिश्चित समाकल की परिभाषा है। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो अनिश्चित समाकल जो है वो किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाले वक्र से जो है बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम हम लोग यहाँ पे अभी पहले प्रूव करेंगे, और इसके साथ ही जो है ये सम्मिश्र समाकल का जो आपका चैप्टर है वो भी जो है खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अनिश्चित समाकल के जो है एक प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय जो है वो क्या कहता है कि यदि जो है हमारा fz एक विश्लेषक फलन हो तो अनिश्चित समाकल जो है दो बिंदुओं
को जोड़ने वाले पथ से जो है वह स्वतंत्र होता है। ठीक है, भले इस तरह से जोड़ के बनाओ या उस तरह से जोड़ के बनाओगे, किस तरह से, तो चलिए पहले स्टेटमेंट लिखते हैं और स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है हम लोग वो थ्योरम जो है वो प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अलग किस तरह से हो जाता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये चीजें अलग कैसे हो जाती है ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो है वास्तविक फलन के लिए हम लोग समाकलन ज्ञात करते हैं और एक सम्मिश्र फलन के लिए जो है समाकलन ज्ञात। बोलते हैं कि यदि एकश संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन हो तो अनिश्चित समाकल कौन सा, z0 से z एफ जेड डी जेड जी में बिंदुओं z0 एवं z को मिलाने वाली रेखा नहीं, मिलाने वाले पथ लिख देती हूँ, मिलाने वाले पथ से, क्योंकि हम लोग वक्र की बात करेंगे इसलिए मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। अरे यहाँ पे Z0 और Z को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। तो सबसे पहले जो है ये Z0 जो है हमारा एक फिक्स है, लेकिन Z जो है कोई भी बिंदु है। ठीक है, Z जो है कोई भी बिंदु है और इनको भी जो है हम लोग नाम दे देते हैं। चलिए माना Z0 एक स्थिर बिंदु है, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट है, तथा Z कोई बिंदु है। ठीक है, कोई बिंदु है यानी कि कुछ भी हो सकता, कोई भी बिंदु हो सकता है। माना बिंदुओं नाम दे देते हैं PZ0 तथा QZ, PZ0 तथा QZ को मिलाने वाले दो वक्र C1 तथा C2 है। ठीक है, यहाँ पे जो है Z जो है बिलोंग्स टू G कर लेंगे, तो यहाँ पे पता चलेगा कि हमारा एकश संबद्ध जो प्रदेश G है उसमें कोई भी पॉइंट हम लोग Z ले रहे हैं जो प्रदेश G में विद्यमान है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये बिंदु आपका Z0 और ये Z, एक वक्र जो है इस तरह से और दूसरा वक्र जो है इस तरह से, दोनों को इस तरह से मिला लेते हैं। ठीक है, ये है आपका वक्र C1, ये है आपका वक्र C2 और ये है बिंदु, आप जानते हैं कि ये P और यहाँ पे ये Q। यहाँ पे जो है कोई भी पॉइंट जो है हम लोग R ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई भी एक पॉइंट जो है S ले लेते हैं।
ठीक है, ये दोनों ही वक्र जो है पूरे के पूरे जी में विद्यमान है। अब जो है मैंने क्या किया, Z0 और Z को जो है दो वक्रों से मिला दिया। तो जब दो वक्रों से मिला दिया तो एक समर्थ जो है यहाँ पे एक समर्थ वक्र यानी कि कैंटूर जो है हमारा तैयार हो गया। ठीक है, समर्थ वक्र कहेंगे या क्लोज्ड कैंटूर जो है यहाँ पे तैयार हो गया। माना कि वो कैंटूर जो है वो गामा, ठीक है, उसको नाम दे देंगे, लिखेंगे कि वक्रों C1 तथा C2 को एक साथ, C1 तथा C2 को एक साथ मिलाने पर, एक साथ मिलाने पर एक समर्थ वक्र यानी कि कंटूर गामा, माना कि उसको नाम दे देते हैं गामा। तो ये कंटूर अब कौन सा है आपका, गामा, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब जो है हमारा फलन जो है वो जी में जो है वो क्या है, यहाँ पे जी में विश्लेषिक फलन है। तो ये फलन FZ जो है वह हमारे कैंटूर C के अंदर और कैंटूर C के कैंटूर गामा के अंदर एवं गामा के बाहर जो है वो विश्लेषिक फलन होगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे, अतः फलन FZ कंटूर गामा के अंदर तथा बाहर विश्लेषिक फलन है। क्यों, क्योंकि ये जी में विश्लेषिक फलन है और हमारे वक्र दोनों C1 और C2 जो है वो पूरे के पूरे जी में आ जाते हैं। तो जो इस कैंटूर के अंदर का भाग होगा और इस कैंटूर के बाहर का भाग होगा, दोनों पर ही हमारा फलन जो है वो विश्लेषिक होगा। ठीक है, तो हमने अभी कोशी-गोरसा प्रमेय जो है किया था कि अगर मान लीजिए कि किसी कैंटूर के जो है अंदर और बाहर, तो लिखेंगे देयरफॉर कोशी-गोरसा प्रमेय से अगर विश्लेषिक फलन हो किसी भी कैंटूर के अंदर और बाहर, तो उसका उस कैंटूर के तहत जो है इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, इज इक्वल टू 0। तो उस कैंटूर पर बोलेंगे कि इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 हो गया। अब जो है यहाँ पे ये जो गामा में जो इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जहां जहां समाकल समाकल गामा के वामावर्त दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। तो चलिए, मेरे पास इंटीग्रेशन गामा FZ DZ है, लेकिन उसके लिए दो पथ है। एक पथ जो है वो कौन सा है, वक्र C1 है, और दूसरा पथ कौन सा है, वक्र C2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा C1 FZ DZ और यहाँ पे आ जाएगा C2 FZ DZ। ठीक है, तो ये कौन कौन से वक्र है, चलिए मैं पॉइंट से नाम दे देती हूँ। एक है आपकी PRQ FZ DZ और दूसरा है यहाँ पे QSP, ये आ जाएगा QSP FZ DZ। लेकिन देखेंगे कि जब इंटीग्रेशन जो है वामावर्त दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जब लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे QSP की जो दिशा जो है वो क्या है, उसकी उल्टी है, तो यहाँ पे इसके आगे जो है क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन गामा FZ DZ इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा PRQ और FZ DZ, लेकिन यहाँ पे आगे जो है क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन आ जाएगी और ये बन जाएगा QSP FZ DZ। ठीक है, लेकिन QSP जो है हम लोग जानते ही हैं कि वक्र PRQ और QSP कौन से हैं, ये C1 है। फिर से अब मैं C1 लिख देती हूँ
और ये है C2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि Z0 को यहाँ से इस तरफ से कनेक्ट किया, Z0 को इस तरफ से यहाँ से कनेक्ट किया। तो अगर मैं पूरे समवर्त वक्र की बात ले लूं, समवर्त कंटूर की बात ले लूं, तो यहाँ से यहाँ तक तो जाती हूँ तो मैं कौन सी हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ, लेकिन जैसे Q से P तक आ रही हूँ तो ये मेरा क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आगे क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन आ जाएगी। लेकिन ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही जो है यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन C1 FZ dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C2 FZ dz। तो देखेंगे कि दो बिंदु है Z0 और Z, दोनों को मिलाने वाला जो पथ है उससे हमारा इंटीग्रेशन का मान जो है वो स्वतंत्र है, दोनों ही समान आ रहे हैं। क्या रहे, दोनों ही समान आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने लिखा है। तो अब जो है हम लोग ये पूरी जो है लैंग्वेज में लिख देंगे, लिखेंगे कि देयरफॉर Z0 तथा Z1 को मिलाने वाले किसी वक्र के अनुदिश FZ का अनिश्चित समाकल समान है, यह केवल बिंदुओं Z0 तथा Z पर निर्भर करता है। यह केवल बिंदुओं Z0 तथा Z पर निर्भर करता है। Therefore समाकल यानी कि अनिश्चित समाकल, therefore अनिश्चित समाकल Z0Z FZ dz बिंदुओं Z0 तथा Z के पथ से स्वतंत्र है, के पथ से स्वतंत्र है, ठीक है, के पथ से स्वतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उससे जो है मिलाने वाले वक्र से जो है हमारा समाकल का मान जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। भले यहाँ से ऐसे कनेक्ट करो, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके आप फाइंड करो तो दोनों ही सेम आते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम आते हैं।